Hello everyone. So we are doing the Parliament, okay, of M. Lakshmikant. Until now we have covered part one. Now we are going to start from part two, okay. So let's begin part two with the duration of two houses, okay. So if we talk about the duration of Rajya Sabha, okay, Rajya Sabha फर्स्टली तो ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ 1952 में हुआ, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस चैम्बर है, दैट मीन्स कि ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक, परमानेंट बॉडी है, ठीक। 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं, ठीक, फ्रेश इलेक्शन होता है उसके बाद, ओके। हर बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर्स बिगनिंग ऑफ एवरी थर्ड ईयर्स इलेक्शन ऑफ the vacant seats happen, okay. The retiring member are eligible for re-election and re-nomination any number of times. जो member retire हो रहे हैं उनका re-election possible है और उनका दोबारा नॉमिनेशन भी हो सकता है। नॉमिनेशन है ना 12 मेंबर्स वाला राज्यसभा में कॉन्सेप्ट, तो नॉमिनेशन भी दोबारा हो सकता है और इलेक्शन भी दोबारा हो सकता है सेम मेंबर्स का। The Constitution has not fixed the term of the office of member of Rajya Sabha and left it to the parliaments, okay. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका कोई टर्म फिक्स नहीं किया है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन पार्लियामेंट कि वो जितना चाहें उतना टर्म फिक्स कर सकते हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका, ठीक है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर्स। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या पास किया, एक एक्ट पास किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये बहुत सारे मैटर से, इलेक्शन रिलेटेड मैटर से भी डील करता है, ठीक है। इससे इन्होंने क्या किया कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर फिक्स कर दिया, कितना, 6 ईयर का, ओके। इस एक्ट ने ये भी एम्पावर किया प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर दिया कि अगर वो चाहें तो जो फर्स्ट राज्यसभा है ना, जो पहली बार मेंबर चूज़ हुए हैं, ठीक है, उनके टेन्योर को कर्टेल कर सकते हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या ना कि हर थर्ड ईयर फ्रेश इलेक्शन होना था, 2 ईयर के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक। अब देखो जब स्टार्टिंग में मेंबर अपॉइंट हुए तो 257 में सब अपॉइंट हुए होंगे, ठीक है। तो जो ये सारे मेंबर अपॉइंट हुए ना उनमें से भाई अब सेकेंड ईयर रिटायर करना है तो 6 ईयर्स तो किसी का टेन्योर पूरा हो नहीं पाएगा, है ना। कुछ मेंबर 1/3 मेंबर का 6 ईयर तो टेन्योर पूरा हो नहीं पाएगा। अब उनको रिटायर कैसे करें, तो उनके लिए लॉटरी निकाली गई थी कि ये जो मेंबर होंगे जिनका लॉटरी में नाम आएगा वो 3rd ईयर रिटायर होंगे पहली राज्यसभा में, और ऐसे ही दूसरे जो 4th ईयर भी यही होगा, ठीक है। उसके बाद जो 6th ईयर होगा वहाँ से फ्रेश शुरू हो जाएगा दोबारा, ठीक। तो ये बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें लोकसभा की, लोकसभा कॉन्टीन्यूअस चैम्बर नहीं है, मतलब ये टाइम टू टाइम डिजॉल्व होता है। बेसिकली इसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। हर एक पहली मीटिंग जो जनरल इलेक्शन के बाद होती है ना, जैसे जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद गवर्नमेंट चुनी जाती है। जो गवर्नमेंट आती है, जो गवर्नमेंट इन अ सेंस की लोकसभा न्यू इस्टेब्लिश होती है आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक। तो फर्स्ट मीटिंग के बाद 5 ईयर तक उसका टेन्योर होता है, ठीक। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएंगे। हालांकि प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट ऑथोराइज है कि वो चाहे तो लोकसभा को इससे पहले भी डिजॉल्व कर सकता है, लेकिन कब, उसका हमें कंडीशन पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट करें, ठीक है, तो वो हो सकता है। ये मेजोरिटी ना हो तो भी डिजॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। तो और जो इसका जो डिजॉल्व करेगा ना प्रेसिडेंट, इसे किसी भी कोर्ट में इसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक। अब उसके बाद बात करेंगे लोकसभा का जो टेन्योर है ना उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। एक साल करके इनफाइनाइट ईयर तक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब, जब नेशनल इमरजेंसी फोर्स में होगी, ठीक है। लेकिन देखो अब मान लो कि नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने तक जो ये टेन्योर है ना, however this extension cannot continue beyond the period of 6 months after the emergency has ceased to operate, ठीक है। जो ये टेन्योर एक्सटेंड हुआ है ना, मान लो इमरजेंसी सीज हो गई 1 साल के बाद, ठीक है, इमरजेंसी ख़त्म हो गई, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा
इसके टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसके अंदर एक फ्रेश इलेक्शन करवाना ही होगा, ठीक है। लोकसभा की ड्यूरेशन की बात करें तो वो हम देखेंगे अभी लेटर ऑन टेबल में, ठीक है, कि कौन सी लोकसभा मतलब कितने सालों तक चली, ठीक है, तो वो देखेंगे। अब मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, ठीक, क्वालिफिकेशन क्या है पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। तो पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित किया है कि भाई ये जो होंगे ये क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। पहली बात तो कि वो इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात उनको ऑफिस बियर करने से पहले ओथ एंड अफर्मेशन लेना ही होगा। ओथ किसके लिए होता है? जो बेसिकली एथीस्ट होता है, और जो एथीस्ट होता है उसके लिए अफर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसे ऑफिस बियर करने से पहले ओथ या फिर अफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के सामने जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया हो, ठीक है। अब देखो ये ओथ एंड अफर्मेशन में लेता क्या है कि भैया वो ट्रू फेथ रखेगा एंड एलिजियंस रखेगा किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक। ये क्या करेगा? ये इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ओथ एंड अफर्मेशन के अंदर ये दो ओथ लेंगे, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली ऊपर के जो 4 पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ क्राइटेरिया दिया है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है। हमने 2 पढ़ा। तीसरा ये बोलता है कि उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए टू बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। उसको कुछ और भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी जैसे पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक। अब देखो इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, द पार्लियामेंट हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल, देखो पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन रखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ठीक। देखो क्या रखे हैं कि भैया वो पहली बात तो एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वोटर होना चाहिए किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पहली चीज़, ठीक है। ये राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के लिए सेम है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, द रिक्वायरमेंट दैट द कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वाज डिस्पेंस्ड। लेकिन देखो पहले क्या होता था कि कोई मेंबर अगर किसी स्टेट से चुन के आता था तो उसके लिए कंपलसरी था कि वो उस स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए, मतलब उसका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, ठीक। लेकिन 2003 में क्या हुआ, इसको ख़त्म कर दिया गया। 2006 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया कि भैया अब ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर अगर कोई इंसान किसी स्टेट से बन के आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्टेट का इलेक्टर ही हो, ठीक है। मतलब दूसरे स्टेट के भी किसी दूसरे स्टेट के मेंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन राज्यसभा, ठीक। ही सी मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखो अब कुछ सीट रिजर्व होती हैं, ठीक, SC/ST के लिए। तो अगर कोई आदमी बेनिफिट इसका उठाना चाहता है, ठीक, तो वो किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करना चाहिए, ठीक। भाई जाहिर सी बात है कि जब उस कैटेगरी को आप बिलोंग करोगे तभी तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाओगे। हाउएवर, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैन आल्सो कंटेस्ट सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। देखो एक तो रिजर्व वाली सीट है, उस पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग तो आ ही सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल सीट है ना, कि मतलब जिस पे हर कोई कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो जनरल में भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया है, इसको देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी है कि कैसे मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन होगा, मतलब कब मेंबर जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंबरशिप से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले क्या क्राइटेरिया रखे उसको हम एक बार देख लेते हैं कि भैया पहली चीज़ तो ये है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे यूनियन गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। अब देखो कुछ ऑफिसेस हैं जिन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, जैसे कि मिनिस्टर की कोई पोस्ट हो, ठीक है, या फिर कोई अदर पोस्ट हो जिसे पार्लियामेंट ने बाकायदा ला बना के एग्जेम्प्ट किया हो, ठीक है। वो अनसाउंड माइंड
मतलब थोड़ा मानसिक स्थिति उनकी ठीक हो, ठीक है, और वो किसी कोर्ट के थ्रू अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना हुए हों। अगर वो ऐसा हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, मतलब वो जो होता है ना पैसे वैसे गवन कर जाते हैं, ठीक है, कर्ज अपना कर्ज वर्ज नहीं चुकाते हैं, ठीक, तो वैसे आदमी भी नहीं होने चाहिए, ठीक, भगौड़े टाइप के आदमी नहीं होने चाहिए। फिर है कि वो अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है ना तो उन्हें वॉलंटरी एक्वायर करनी पड़ेगी, और या फिर देखो कोई इंडिया का सिटीजन था, ठीक है, वो पहले था, मेंबर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी स्वेच्छा से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, ठीक, तो क्या होगा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इफ़ ही सी इज डिस्क्वालीफाइड अंडर, देखो कोई ला अगर पार्लियामेंट बनाए उसके अंदर भी इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या क्राइटेरिया रखे डिस्क्वालिफिकेशन का, तो देखो वो किसी इलेक्टोरल ऑफेंस में गिल्टी नहीं पाया गया हो या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए ना पाया गया हो, नहीं तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही सी मस्ट नॉट हैव बीन, देखो किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं हुआ हो, ठीक है, जिसमें जो सज़ा हो ना 2 साल या 2 से ज़्यादा का प्रावधान हो, किसी ऐसे केस में वो कन्विक्ट ना पाया गया हो, ठीक है। अगर ऐसा पाया गया तो उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी। देखो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तीसरी चीज़ कि उसने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ना उसको अपने एक्सपेंसेस भी शो करने पड़ेंगे, ठीक। उसे किसी गवर्नमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वर्क या फिर सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। वो किसी भी ऐसे कॉरपोरेशन के अंदर डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग एजेंट का काम ना कर रहे हों या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करते हों जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 25% है। मतलब वो डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी ऑफिस में ना होल्ड करते हों, ऐसे कॉरपोरेशन या कंपनी में ना होल्ड करते हों जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम से कम 25% है, ठीक है। वो कभी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस ना किया गए हों ऑन द ऑब्जेक्शन ऑफ करप्शन या फिर डिसलॉयलिटी, ठीक है। वो पहले किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हों, ठीक है, और वो करप्ट प्रैक्टिसेस या डिसलॉयलिटी स्टेट के खिलाफ करते हुए पकड़े गए हों, ऐसे भी आदमी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अंडर RPA 1951। 7 पॉइंट है कि वो 2 ग्रुप के बीच में, ठीक है, इनमिटी मतलब शत्रुता एक्सेट्रा, मतलब कि 2 ग्रुप के बीच में दंगा उंगा भड़काते हुए ना पाए गए हों, ठीक है, या फिर ब्राइबरी घूसखोरी करते हुए ना पाए गए हों, ठीक है। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज, देखो अनटचेबिलिटी, डाउरी एक्सेट्रा, सती एक्सेट्रा करते हुए ना पकड़े गए हों, ठीक है। अगर पकड़े गए होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑन द क्वेश्चन वेदर ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन द प्रेसिडेंट डिसीजन फाइनल। अब देखो ऊपर ये हुई डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर मान लो कोई आ गया, लेकिन उसके बाद भी जो फाइनल डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। हालांकि प्रेसिडेंट चाहे तो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन भी ले सकता है, ठीक है। अब डिफेक्शन का जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना अंडर 10th शेड्यूल डिफेक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ये डिफेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जुड़ा था, ठीक है, कि जो मेंबर है ना वो अगर डिफेक्शन करते हैं मतलब किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या किसी पार्टी के मेंबर्स नहीं थे जब चुनाव जीते लेकिन किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या फिर कि कोई मेंबर जिसका नॉमिनेशन हुआ उस 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसको हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लेज डाउन दैट द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही सी इज सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। अभी हमने डिफेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि भाई दल बदल कर लेना, ठीक है, पहले पार्टी में ऐसे थे दूसरे में फिर चले गए, ठीक। 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। ए मेंबर इनका डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ, देखो कैसे कैसे डिफेक्शन मतलब केसेस किस केसेस में अप्लाई होंगे डिफेक्शन का केस। अगर वो अपनी स्वेच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी
की जो मेंबरशिप उनके पास थी ना उसको लीव कर दिए, ठीक है, कि भैया अब मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहना है, जिसके टिकट पे वो कहीं ना कहीं जीत के हाउस में आए थे एज MP, ठीक है। अगर उन्हें अपने पार्टी जिससे जीत के आए अगर उसकी मेंबरशिप दे दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक। अगर वो जो उनकी पार्टी ने बोला कि भैया आपको ऐसा वोट करना है, ठीक, उनकी पार्टी ने बोला कि भैया इस मुद्दे पे इस फेवर में वोट करना है, अगर उन्होंने डायरेक्शन नहीं मानी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर डिफेक्शन। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक, तो वो भी डिफेक्शन के अंदर आता है, ठीक। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 6 मंथ के बाद, मतलब अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, प्रेसिडेंट ने किसी मेंबर को नॉमिनेट किया और अगर वो 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसका डिफेक्शन नहीं होगा उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा अंडर डिफेक्शन, ठीक है। अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब उसका डिफेक्शन होगा। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस। अब देखो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है ना वो कौन डिसाइड करेगा कि भैया डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कि नहीं, तो ये चेयरमैन डिसाइड करेगा राज्यसभा में और स्पीकर डिसाइड करेगा लोकसभा में, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करेगा। जो डिफेक्शन का केस है ना, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन का केस है, 10th शेड्यूल के अंदर जो डिफेक्शन का केस है, डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, उसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है, उसमें स्पीकर लोकसभा में डिसाइड करेगा और चेयरमैन राज्यसभा में डिसाइड करेगा। हालांकि जो इससे पहले हमने जो देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में देखा, उसमें प्रेसिडेंट फाइनली डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात थी, ये डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक। अब आते हैं, ठीक, देखो इन क्योटो होलोहॉर्न केस हुआ था 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था कि जो चेयरमैन या स्पीकर का डिसीजन है ना वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। मतलब जो चेयरमैन या स्पीकर ने डिसीजन दिया, और जाहिर सी बात है कि जो चेयरमैन एंड स्पीकर है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि वो पार्शियलिटी कर रहे हों, जानबूझकर किसी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर रहे हों, तो उनका जो डिसीजन है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। मतलब अगर कोर्ट चाहे तो अपने जुडिशियल रिव्यू का पावर करके उस डिस्क्वालिफिकेशन को एक बार चेक कर सकती है कि डिस्क्वालिफिकेशन रीजनेबल है या फिर नहीं है, ठीक। अब वेकेटिंग ऑफ सीट्स, अगर किसी मेंबर की सीट वेकेट कब होगी, ठीक है। कुछ केसेस हैं जो अगर होते हैं तो जो मेंबर है ना उनको अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी अगर उन्होंने डबल मेंबरशिप ले ली हो, ठीक। अगर उन्होंने लोकसभा राज्यसभा दोनों की मेंबरशिप ले ली तो उनको, देखो मान लो कोई आदमी है तो वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता एक ही समय पर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया प्रोवाइड किए हैं, ठीक, कि भैया इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस, अगर दोनों हाउस के लिए कोई पर्सन इलेक्ट हो जाता है, ठीक, तो उसे विदिन 10 डेज ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया वो कौन से हाउस को सर्व करना चाहता है, वो लोकसभा को सर्व करना चाहता है, राज्यसभा को सर्व करना चाहता है। अगर वो नहीं बता पाता 10 दिन के अंदर, ठीक, तो जो राज्यसभा में उसकी सीट थी वो वेकेंट हो जाएगी, उसको लोकसभा का मेंबरशिप में दे दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ ए सिटिंग मेंबर्स ऑफ वन हाउसेज इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, मान लो कोई एक मेंबर था हाउस का जो पहले से एक हाउस का मेंबरशिप उसके पास थी, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि दूसरे हाउस के लिए भी इलेक्ट हो गया, तो जिस हाउस में वो पहले था ना, जिसमें उसकी करंट मेंबरशिप थी, वो सीट उसकी वेकेंट हो जाएगी, उसको दूसरे हाउस में जिसमें वो इलेक्ट हुआ है उसकी मेंबरशिप दे दी जाएगी। अगर मान लो कि कोई आदमी दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो जाता है, इफ़ ए पर्सन इलेक्टेड टू 2 सीट इन हाउसेस, हाँ मतलब मान लो कि किसी हाउस में 2 सीट पर एक मेंबर इलेक्ट हो जाता है, ठीक, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी एक सीट ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज उसकी दोनों सीट वैकेंट हो जाएगी। मतलब कि मान लो कि अगर आप किसी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, ठीक है, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ रहना चाहता हूँ। जैसे होता है ना कि जो MP हैं बेसिकली लोकसभा के केस में कि कोई भी आदमी चाहे तो अपने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। जैसे राहुल गांधी जी थे, उन्होंने भी 2 वायनाड से और इधर रायबरेली से लड़ा था। उसके बाद जो ये अभी
जो साउथ वाले हैं भैया थालापति विजय, वो भी 2 सीट से इन्होंने भी चुनाव लड़ा, तो उन्होंने एक सीट पे ही वो मेंबरशिप चुन के जाएंगे पार्लियामेंट में। उनकी एक सीट वेकेंट हो गई और उस पर फ्रेश इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये केस है। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, ठीक है। उसी तरह से कोई आदमी ऐसा भी नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर हो और पार्लियामेंट का भी मेंबर हो, ठीक, एक ही टाइम पे। इफ़ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड, तो अगर ऐसा होता है कि आदमी इलेक्ट हो जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी और पार्लियामेंट में भी, तो जो उसकी पार्लियामेंट की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर के सीट से जो है रिज़ाइन नहीं देता है विद इन 14 डेज, ठीक। अब इसके लिए सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल कि सपोज दैट देखो अखिलेश यादव ने एमपी का भी चुनाव लड़ा और जो ये है अपना एमएलए का भी चुनाव लड़ा, ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी और पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ा। अब मान लो कि वो दोनों जगहों पे सिलेक्ट हो गए, तो उनको क्या करना होगा कि विद इन 14 डेज उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया मैं एमपी रहना चाहता हूँ या एमएलए रहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक, तो वो उनकी जो एमपी वाली सीट थी वो चली जाएगी, ठीक, अगर विद इन 14 डेज वो रिज़ाइन नहीं करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक। अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो भी उनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन केस में कैसे कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आता है, जो भी हमने ऊपर देखा, तो उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आल्सो इंक्लूड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डिफेक्शन का भी केस इसमें आता है अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, तो इस केस में भी उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है। रेजिग्नेशन की बात करें, अगर कोई जो मेंबर है ना वो रिज़ाइन कर देता है अपनी सीट से बाय राइटिंग चेयरमैन या फिर स्पीकर या चेयरमैन को मतलब एक अपना रेजिग्नेशन देके अगर वो रिज़ाइन करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी सीट भी वेकेंट हो जाएगी। अगर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया तो उसकी सीट वेकेंट मानी जाएगी। हाउएवर लेकिन अगर चेयरमैन या स्पीकर चाहे तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करे, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि उसका रेजिग्नेशन जो है वो वॉलंटरी या जेन्युइन नहीं है, ठीक। अब देखो अब्सेंस भी रहता है, देखो अगर अब्सेंट भी रहता है तो भी उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ए हाउस कैन डिक्लेयर सीट ऑफ ए मेंबर वेकेंट इफ ही इज अब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट इट्स परमिशन। देखो अगर कोई आदमी, ठीक है, अब्सेंट रहता है विद फॉर 60 डेज, ठीक है, और परमिशन भी उसने हाउस से नहीं लिया है कि भैया हम अब्सेंट रहेंगे, हमको छुट्टी चाहिए, तो उसकी सीट कहीं ना कहीं वेकेंट हो जाएगी। अब देखो जो 60 डेज़ का पीरियड है, ठीक है, इस 60 डेज़ के पीरियड को काउंट करने के लिए उस टाइम को जिसमें हाउस कहीं ना कहीं प्रोडोग रहा हो, ठीक है, जहाँ हाउस की बैठक ना हो रही हो या एडजर्न रहा हो, ठीक है, फॉर मोर देन अगर 4 दिनों तक कंटिन्यू, तो उस 60 डेज़ के पीरियड में इस 4 दिन वाले पीरियड्स को नहीं गिना जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो 60 डेज़ गिना जाएगा ना, आफ्टर विच अगर कोई आदमी बिना हाउस को इन्फॉर्म किए हुए अपनी अब्सेंट रहता हाउस से, ठीक है, तो ये जो 60 डेज़ का पीरियड काउंट किया जाएगा वो किसी ऐसे टाइम को नहीं लेगा, ठीक है, जो जिस टाइम हाउस प्रोरोग रहा हो या हाउस एडजर्न रहा हो कंटिन्यू 4 दिनों तक, ठीक। कुछ अदर केसेस भी हैं जिसमें मेंबर जो है ना उनको अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय कोर्ट, ठीक है, अगर उनको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अगर उन्हें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट पे तब उनका इलेक्शन हो जाता है, अगर उन्हें गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में भी उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। इफ़ ए डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो प्रोविजन टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड, ठीक है, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है ना वो दोबारा पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोसीजर नहीं रखा है कि जो उसका इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए। मतलब जाहिर सी बात है कि मान लो कोई आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है, फिर वो खड़ा होकर जीत के आ जाता है चुन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि उसके इलेक्शन को वॉइड किया जाएगा। दिस मैटर इज डील्ड बाय इसको किस में डील किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डील किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स बेसिकली क्या करता है? ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि ऐसे आदमी की
जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है पहले, ठीक है, अगर वो दोबारा चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो उसके इलेक्शन को हाई कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। द एग्रीड पार्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। अब देखो, जो हाई कोर्ट ने जो इसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया, ठीक है, उसको वो अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अब देखो, ओथ अफर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं ओथ अफर्मेशन की बात, कि मान लो कोई मेंबर है ना, उसको हाउस में एंटर होने से पहले उसे ओथ या अफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर टेकिंग हिज और हर सीट इन हाउस। ओथ या अफर्मेशन उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट के सामने या कोई आदमी जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है इस पर्पस के लिए। अब देखो, जो ओथ अफर्मेशन लेगा उसमें क्या रखेगा कि भैया मुझे ट्रू फेथ है और एलिजियंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, हम सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो इंडिया की है उसको मेंटेन रखेंगे, हम अपनी ऑफिस को फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे, ठीक। अगर कोई मेंबर है बिना ओथ या अफर्मेशन लिए अगर हाउस के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और इम्यूनिटीज़ है उसका हकदार नहीं होगा। मतलब अगर आपने ओथ या अफर्मेशन नहीं लिया तो आप जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलता है ना, कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तो आपको कुछ प्रिविलेज ऑफर्ड किए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे प्रिविलेज ऑफर्ड किए जाते हैं और कुछ एज ए मेंबर ऑफ हाउस के फॉर्म में भी कुछ प्रिविलेज ऑफर्ड किए जाते हैं, तो वो उसे नहीं मिलेंगे अगर वो बिना ओथ के एंटर करता है, ठीक है। पेनाल्टी उसको लगेंगे हर एक दिन बिना मेंबरशिप लिए हुए हाउस में बैठने पर, ठीक। देखो, पेनाल्टी, ए पर्सन इज लाइबल टू ए पेनाल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ही सी सिट आर वोट्स एज ए मेंबर इन हाउस। चाहे वो बैठता है या वोट करता है बिना कुछ कंडीशन में अगर वो हाउस में बैठता है, ठीक है, तो उसे पेनाल्टी भी लगेंगे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। कौन कौन से कंडीशन है कि भैया अगर उसने ओथ या अफर्मेशन नहीं लिया, वैसे ही जाके हाउस में बैठने लगा, वोटिंग करने लगा, तो 500 रुपये पेनल्टी पर डे उसको लगेंगे। अगर उसने क्या किया, अगर उन्हें पता है कि भैया हम क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है, या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं मेंबरशिप से हाउस के, तो भी उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा 500 प्रतिदिन के हिसाब से। अगर वो जानता है कि उसे जो है ना हाउस की सिटिंग या फिर वोटिंग से प्रोहिबिट किया गया है किसी पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू, तो भी अगर वो बैठता है तो उसे 500 पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस की बात कर दें, ठीक है। अब सैलरी अलाउंस जो है ना काफ़ी इसमें चेंजेस आए हैं विद टाइम, इसको भी एक बार देखते हैं। द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इंटाइटेड टू रिसीव सच सैलरी एंड अलाउंस एंड पेमेंट डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। उतनी सैलरी मिलेगी जितना पार्लियामेंट कहेगा। कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि भाई पेंशन भी मिले आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एटलीस्ट नहीं है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन मिलेगा। हालांकि 1976 में ना जो पेंशन का कॉन्सेप्ट है वो भी आ गया था। इन 1954 पार्लियामेंट इनेक्टेड द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। 1954 में एक्ट के थ्रू सैलरी अलाउंस एंड पेंशन के बारे में एक एक्ट बना था। 2018 में क्या हुआ कि जो सैलरी थी ना वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया पर मंथ कर दी गई थी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये पर मंथ कर दी गई थी। उसके जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उसको बढ़ा के 45,000 से 60,000 रुपये पर मंथ कर दी गई थी। 2010 से पहले अगर बात करें तो 2010 में अगर बात करें तो जो डेली अलाउंस इन्हें मिलता था ना उन्हें 1,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2,000 कर दिया गया। बिसाइड द मेंबर आर आल्सो प्रोवाइडेड विद ट्रेवल, देखो उनको कुछ और भी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे ट्रैवलिंग फैसिलिटी हो गई, फ्री हाउस उन्हें मिलता है, ठीक है, टेलीफोन फ्रीली मिलता है, व्हीकल्स मिलता है एडवांस क्लास वाली, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी उन्हें मिलती हैं। तो बताओ कितने फ़ायदे मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और काम घंटा कुछ नहीं करते हैं, ऊपर से लूट के और खाते हैं, ठीक। इन 2018 द पेंशन ऑफ एवरी पर्सन हु हैज़ सर्व फॉर एनी पीरियड ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम, देखो 2018 में क्या होता है कि जो पेंशन है ना किसकी,
जो मेंबर ने पार्लियामेंट में सर्व किया है उसको बढ़ा के पेंशन को 20,000 से 25,000 रुपये कर दिया गया। फर्दर इफ अ पर्सन है सर्व एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अगर 5 साल से ज़्यादा उन्होंने सर्व किया है, ठीक है, तो उन्हें एडिशनल पेंशन मिलेंगे 2,000 पर मंथ। फॉर एवरी ईयर सर्व इन एक्सेस ऑफ 5 ईयर्स, जितने भी साल उन्हें एवरी ईयर सर्व इन एक्सेस ऑफ, मान लो कि 5 साल तक भैया उन्होंने सर्व किया, ठीक है, तो 5 साल फिर 1 साल, मान लो 6 साल सर्व किया, ठीक है, तो 5 साल के हिसाब से अब 6वें साल के हिसाब से उनको 2,000 रुपये पेंशन एक्स्ट्रा मिलेंगे। मान लो उन्होंने 7 साल सर्व किया तो 4,000 उनको एक्स्ट्रा पेंशन मिलेंगे, ठीक है, तो उनको ये एडिशनल पेंशन मिलेगा अगर उन्होंने 5 साल से ज़्यादा सर्व किया है हाउस में। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा आर आल्सो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। देखो जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा में होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं, इनकी भी जो सैलरी है ना या अलाउंस है वो भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, ठीक है, ताकि एनुअली इस पर वोट करके इसको घटाया बढ़ाया ना जा सके। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जब चार्ज होगा ना तो कहीं ना कहीं इनको डर नहीं लगेगा कि अगर हम कुछ अपने पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के अगेंस्ट में, मान लो कोई रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में कुछ डिसीजन लेते हैं तो हमारी सैलरी जो है कट कर देगी। 1953 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट इनेक्टेड सैलरी एंड अलाउंस ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट एक्ट हमने ऊपर देखा, ठीक। अंडर दिस क्या हुआ कि ऑफिसर ऑफ जो पार्लियामेंट है ना, अंडर दिस एक्ट ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि कोई ऑफिसर्स जैसे कि चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर हो लोकसभा के, ठीक है, ये हैं ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है किसको, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। 2018 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने चेयरमैन जो है राज्यसभा की ना उसकी सैलरी को 1,25,000 रुपये से बढ़ा के 4 लाख कर दी, ठीक है, किसके, चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली अदर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा आर इंटाइटल टू रिसीव अ सैलरी पर मंथ एट द सेम रेट एज पेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अब देखो यहीं पे अगर बात करें कि भैया जो अदर ऑफिसर्स हैं ना पार्लियामेंट के, ये तो हमने चेयरमैन राज्यसभा की बात कर ली, 4 लाख रुपए पर महीने मिलेंगे, ठीक है। अदर ऑफिसर्स हो गए जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसी रेट पे मिलेगी जिस रेट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी मेंबर ही होते हैं ना, ये तो एक्स ऑफिसियो ऑफिस है जो चेयरमैन वाली है राज्यसभा की, तो इनको वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से 4 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी इन सब जो अदर जो है ना, अदर ऑफिसर जो बचे उनको जो सैलरी मिलेगी उतनी सैलरी मिलेगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक मिलती है, ठीक। फर्दर ईच ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इंटाइटल्ड टू रिसीव अ डेली अलाउंस। और जो ऑफिसर्स हैं ना पार्लियामेंट के, जो चेयरमैन को छोड़ दें अगर राज्यसभा के, तो उन्हें डेली अलाउंस भी मिलते हैं, ठीक, एट द सेम रेट एज इज पेबल टू द मेंबर। जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना अभी हमने ऊपर देखा डेली अलाउंस मिलते हैं 1,000 रुपये, ऐसे हमने देखे थे 1,000 से 2,000 रुपये, उसी हिसाब से इनको भी मिलेंगे जो अदर ऑफिसर्स हैं एक्सेप्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आल्सो ईच ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इंटाइटल्ड टू रिसीव कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट द सम्चुरी अलाउंस इज पेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एट द सेम रेट कैबिनेट मिनिस्टर। कुछ सम्चुरी अलाउंस भी मिलते हैं, ठीक है, स्पीकर को मिलेंगे किस रेट पे, जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर को जिस रेट पे मिलते हैं 2,000 रुपये पर मंथ सम्चुरी अलाउंस, ठीक है। उसी तरह से जो डिप्टी स्पीकर लोकसभा के हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हैं, उनको भी किस हिसाब से सम्चुरी अलाउंस मिलेंगे, जिस तरह से एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलता है, ठीक। मिनिस्टर भी कई तरीके के होते हैं ना, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊपर वाला होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, ठीक है, तो ऐसे 2-3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें कि भैया पार्लियामेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, मतलब जो हाउस को प्रिसाइड करता है, जिसके डायरेक्शन पे हाउस काम करता है, ठीक है। अगर ये प्रिसाइड नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हाउस में बहुत क्योस सा मचा रहेगा, यही चुप कराएगा कि नहीं आपकी मतलब प्रोसीडिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, आप फालतू में बोल रहे हो, ऐसा वैसा, आपका जब टाइम आएगा तब बोलोगे, तो ये सारे काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही होता है।
तो हर एक जो दोनों हाउस है ना पार्लियामेंट के, उनमें अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर किस में होते हैं? लोकसभा में। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं। उसके बाद कुछ पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के लिए, एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन किसके लिए होते हैं? राज्यसभा के लिए, ठीक है। अब देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, इसके पहले इलेक्शन एंड टेन्योर के बारे में समझते हैं। तो स्पीकर इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग्स, देखो स्पीकर जो होता है लोकसभा का ना, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उन्हीं में से इलेक्ट होता है। जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होती है उसके बाद इसका इलेक्शन हो जाता है। प्रोटेम इसका स्पीकर, प्रोटेम जो है इसका इलेक्शन करवाता है। जब भी जो स्पीकर की ऑफिस है ना वो वैकेंट रहेगी, तो लोकसभा क्या करेगा? वैकेंट की केस में ध्यान रखिएगा, एब्सेंटी वैकेंट केस में अलग अलग चलता है। सबसे पहले हम वैकेंट का केस देखते हैं कि मान लो जो स्पीकर की ऑफिस है ना वो वैकेंट है, तो क्या कर लोकसभा क्या करेगा? किसी दूसरे मेंबर को इलेक्ट करेगा टू फिल दैट वैकेंसी, ठीक। अब जो डेट है ना स्पीकर की, कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट फिक्स करेगा इसके इलेक्शन के डेट को। यूजली द स्पीकर्स रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। जनरली क्या होता है कि जब तक लोकसभा अपने टेन्योर में रहेगी तो स्पीकर भी अपने ऑफिस में रहेगा। हाउएवर ही और सी हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर एंड द फॉलोइंग, लेकिन कुछ केसेस में इसे अपना जो ऑफिस है ना उसे वेकेट भी करना पड़ेगा। 3 केसेस हैं, इसको हम देखते हैं कि अगर उसे मेंबरशिप, अगर उसकी सीज हो जाती है लोकसभा से, तो उसको अपनी ऑफिस वेकेंट करनी पड़ेगी। अगर वो रिज़ाइन कर देता है डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, राइट करके, तो उसको, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि स्पीकर जब रिजाइन करेगा ना, डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा। वैसे जब डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, ठीक है। इफ़ ही सी इज़ रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखो इसको रिमूव करने के लिए एक टाइप की मेजोरिटी भी पास होती है, ठीक है, जिसको हम कौन सी मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर उस मेजोरिटी से इसके खिलाफ कोई मोशन पास हो गया तो इसको हटाया भी जा सकता है। ऐसे केस में भी जो ऑफिस होगी ना स्पीकर वाली, वो वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। इन सारे वैकेंसी के केस में जो मेंबर होंगे ना वो एक नए नए स्पीकर को चुनेंगे, ठीक। देखो जब रेजोल्यूशन इसका जैसे रिमूव करने का रेजोल्यूशन जब पास होगा ना, तो इस केस पे ऐसा नहीं कि वो प्रिसाइड करेगा हाउस को, मतलब वो उस टाइम स्पीकर नहीं होगा, वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह बैठेगा, ठीक। और वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा। पहले क्या हो, जब वो स्पीकर था ना तो किसी भी बिल पे वो कास्टिंग वोट की उसके पास पावर होती थी कि पहले वो देखता था कि कितने वोट किसको मिले, अगर जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं मान लो ड्रा हो गया तो उसके पास कास्टिंग वोट का पावर होता है कि वो जिसे वोट करेगा वो जीत जाएगा। तो नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ, नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। अगर मान लो इक्वलिटी हो गई ना वोट्स की, तो अब इसके पास कास्टिंग वोट वाली पावर नहीं रहेगी जब इसको रिमूव करने का रेजोल्यूशन हाउस में पास हो रहा हो। ऐसे केस में एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही काम करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट व्हेन एवर द लोकसभा डिजॉल्व, जब भी लोकसभा डिजॉल्व होती है ना, स्पीकर अपनी ऑफिस जो सीट है ना उसे वेकेट नहीं करता है। कब तक? जब तक कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट नहीं करती है, मतलब कुल मिला के ये नए राजा को बना के ही जाएंगे, ठीक है। द टेन्योर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम फर्स्ट टू प्रेजेंट, देखो टेन्योर भी हम कुछ देखेंगे कि कौन कौन हुए भैया चेयर लोकसभा के स्पीकर, वो भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब रोल पावर एंड फंक्शन की बात करें तो स्पीकर बेसिकली हेड होता है लोकसभा का, ठीक है। ही सी इज़ अ गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर। देखो हाउस में ना जो पावर और प्रिविलेज जो मेंबर को मिले होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअली कुछ प्रिविलेज मिले हो, चाहे एज अ मेंबर होने की वजह से हाउस का कुछ प्रिविलेज मिले हों, उनको कहीं ना कहीं गार्ड करता है, उनको एक सेफ गार्ड देता है। अब देखो ही सी इज़ द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होता है हाउस का, ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल होगा किसी भी पार्लियामेंट्री मैटर पे। ही सीज दस मच मोर देन मेयरली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, वो केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही नहीं होता, उसके पास बहुत सारे और भी पावर होते हैं। इन दीज कैपेसिटीज़ ही सी इज बेस्टेड विद द वास्ट वेरी वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एंड जो है ग्रेट ऑनर, मतलब उसको रिस्पेक्ट भी मिलता है दोनों साइड से, उसको हाई डिग्निटी दी गई है और उसकी जो अथॉरिटी है ना सुप्रीम है हाउस में, मतलब स्पीकर तो भाई राजा है अपने हाउस में, ठीक। स्पीकर ऑफ द लोकसभा ड्राइव्स हिज हर पावर एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम 3 सोर्स। अब देखो लोकसभा के स्पीकर की अगर पावर की बात करें ना तो कहाँ से उसको मिलती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से
बेसिकली 3 सोर्सेज से मिलती है, ठीक है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली कुछ पावर देता है, उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा कुछ पावर देता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री कन्वेंशन भी उससे पावर देता है, ठीक है। ऑल्दो ही सी हैज़ द फॉलोइंग पावर एंड ड्यूटीज़, ऑल टुगेदर ही, देखो इसके पास कुछ पावर एंड ड्यूटीज़ हैं, जैसे वो क्या करेगा, वो हाउस का ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन रखेगा, ताकि हाउस जो है ना वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके, उसकी प्रोसीडिंग अच्छे से करवा सके, ठीक है। इसके पास इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसके पास फाइनल पावर होता है ऑर्डर एंड डेकोरम को मेंटेन करने का। ही सी इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन, देखो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविज़न है ना, जो पार्लियामेंट में इंटरप्रेट होंगे ना, वो यही इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जो प्रोविज़न है वो भी यही इंटरप्रेट करेगा अंडर इन द हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी यही इंटरप्रेट करेगा हाउस में। ही सी एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, अगर क्वेरम नहीं है ना, क्वेरम मतलब एक बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 10% इतना ही होता है, 10% के साथ क्वेरम होता है लोकसभा में। अगर वो क्वेरम इकट्ठा नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं ये चाहे तो हाउस को सस्पेंड कर सकता है कि भैया जितने मेंबर की ज़रूरत है उतने हैं ही नहीं, तो मीटिंग नहीं होगी, जाओ सब छुट्टी। द क्वेरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज़ 1/10, देखो 1/10 है, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो क्वेरम की स्ट्रेंथ है ना 1/10 है, ठीक। मतलब अगर 100 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी जो हाउस की मीटिंग है वो शुरू होगी। ही सी डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, देखो उसे, अगर वो स्पीकर जब होता है ना, तो उसे फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करना होता, इसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। अगर मान लो कि टाई हो गया, वोटिंग हो रही है भाई किसी मैटर पे, ठीक है, अपोजिशन ने भी उतने वोट कर दिए और जो गवर्नमेंट है उसने भी उतने ही वोट कर दिए, ठीक। तो अब क्या होगा, टाई हो गया भाई। अब जो स्पीकर होगा ना, जिसकी ओर ये खड़ा हो जाएगा, वो वही चीज़ माना जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पास कास्टिंग वोट होता है। इन अदर वर्ड्स, ओनली व्हेन द हाउस इज़ डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन, मान लो किसी कोई क्वेश्चन राइज हुआ, उस पर हाउस इक्वली डिवाइड हो गया, तो स्पीकर के पास ये पावर होगा कि वो भी वोट कर सकता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट बोलते हैं, ताकि जो कि डेडलॉक है ना उसे रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। जब जॉइंट सिटिंग की मीटिंग होती है ना, मान लो कोई बिल पास होने वाला है, ठीक है, अब क्या हुआ कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सम्मन करता है कि भैया आओ जॉइंट सिटिंग अब होगी, ठीक है, ताकि जो दो हाउसेस के बीच में डेडलॉक क्रिएट हुआ ना किसी बिल को लेके, उसको रिजॉल्व किया जा सके। और इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर प्रिसाइड करेगा, चेयरमैन किसी भी कीमत पे प्रिसाइड नहीं करेगा। स्पीकर अगर है तो स्पीकर प्रिसाइड करेगा। स्पीकर मान लो उसकी पोस्ट वेकेंट है, एब्सेंट है मान लो, ठीक है, एब्सेंट के केस में क्या होगा कि भैया जो डिप्टी स्पीकर है वो प्रिसाइड करेगा, नहीं तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, चेयरमैन कभी नहीं प्रिसाइड करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। वो जो है सेक्रेट सिटिंग जो होती है ना हाउस की, अगर जो लीडर है ना, मान लो प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है हाउस का, अगर वो रिक्वेस्ट करे कि भैया ये सिटिंग हम सेक्रेट रखना है हाउस की, तो वो अलाउ कर सकता है, कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर अलाउ कर सकता है। जब हाउस की सिटिंग ना सेक्रेट होगी तब कोई स्ट्रेंजर अलाउ नहीं होगा कि भैया आप या ना ही चैम्बर में, या तो फिर लॉबी में, या फिर गैलरी में, बिना स्पीकर के परमिशन के, ठीक। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है, जब वो राज्यसभा में ट्रांसफर होगा ना मनी बिल, ठीक, तो राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। अब देखो असेंट जो, उसके बाद राज्यसभा के बाद मनी बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो स्पीकर ही है जो सर्टिफाई करेगा इस चीज़ों को कि भैया ये बिल मनी बिल है, ठीक है, राज्यसभा में फिर जाएगा, फिर स्पीकर के पास जाएगा। ही सी डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा अराइजिंग ऑन द, देखो डिफेक्शन का केस हमने पढ़ा था ना कि जब डिफेक्शन होगा ना अंडर 10th शेड्यूल, तो डिस्क्वालिफिकेशन के केस में किसका डिसीजन फाइनल होगा, तो स्पीकर का डिसीजन लोकसभा में और चेयरमैन का डिसीजन जो है राज्यसभा में फाइनल होगा। हालांकि क्योटो होलोहान केस हमने पढ़ा था कि 1992 में क्योटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो स्पीकर या फिर चेयरमैन का डिसीजन है ना उस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, मतलब ऐसे वो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता अंडर डिफेक्शन। ही सी एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप,
ठीक है। पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है ना, पार्लियामेंट्री ग्रुप बेसिकली क्या करता है ना कि इंडिया के पार्लियामेंट का भी जो स्पीकर होगा वो भी पार्टिसिपेट करेगा, और भी वर्ल्ड के पार्लियामेंट जो है ना उनके भी स्पीकर की एक मीटिंग होती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, ठीक। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा किसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री, ठीक है। मान लो हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं तो उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक। उस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन कौन होता है, तो ये होता है स्पीकर। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है ना लोकसभा की, उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, उसका चेयरमैन अपॉइंट करता है स्पीकर आपका। ही इज़ द चेयरमैन। देखो बिजनेस एंड एडवाइजरी कमेटी जो है ना उसका चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर ही होता है। रूल कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर होता है। जनरल पर्पस कमेटी का स्पीकर ही होता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी की बात करें कि भैया इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट जब स्पीकर के पास है तो जाहिर सी बात है कि उसको वर्क करने के लिए स्वतंत्रता और इम्पार्शियलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली वर्क नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो हाउस है ना वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो स्पीकर इज वेस्टेड विद द ग्रेट प्रेस्टाइज, पोजीशन एंड अथॉरिटी। बहुत ही ज़्यादा इसके पास प्रेस्टाइज है, पोजीशन से अथॉरिटी है, ठीक है। इसीलिए इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होना इसका बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंसी को लेके जो है कुछ प्रोविज़न है, उस पर हम बात कर लेते हैं। इसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहे तो रूलिंग पार्टी इसको हटा दे। इसको हटाया कैसे जा सकता है, केवल रेजोल्यूशन पास करके लोकसभा में बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, जितने मेंबर हैं ना हाउस के उनकी मेजोरिटी, जितने मेंबर उस टाइम हाउस में प्रेजेंट है ना उनकी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से नहीं, ठीक है। मान लो कि मेंबर कितने हैं हाउस में, 545 हैं, तो उसकी मेजोरिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने प्रेजेंट है मान लो कि 500 ही प्रेजेंट है तो उनकी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है। दिस मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर एंड डिस्कस ओनली व्हेन इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर। लेकिन इस मोशन को शुरू करने के लिए, मतलब डिस्कस करने के लिए, कंसीडर करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, ठीक। हिज हर सैलरी एंड अलाउंस आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। जो इसकी सैलरी एंड अलाउंस है ना उसको पार्लियामेंट फिक्स करता है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं ताकि एनुअली इसको वोट करके घटाया बढ़ाया ना जा सके, ठीक। हिज आर हर वर्क और कंडक्ट कैन नॉट बी देखो जो इसका काम है ना वो या ना ही डिस्कस और ना ही क्रिटिसाइज किया जा सकता है लोकसभा में, ठीक है। केवल एक ही केस में जब सब्सटेंटिव मोशन हो तभी किया जा सकता है, ठीक। हिज आर हर पावर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जो इसका रेगुलेटिंग प्रोसीजर है कि भैया हाउस को ऐसे रेगुलेट करेगा या हाउस के बिजनेस को ऐसे कंडक्ट करवाएगा या वो ऐसे वो हाउस के जो ऑर्डर है ना या डेकोरम है उसको मेंटेन करवाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता। हमने देखा कि इसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है जब बिल टाई हो जाता है, ठीक। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो स्पीकर हो इम्पार्शियल हो। ही सी इज़ गिवन अ वेरी हाई पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ना जैसे ऑर्डर प्रेसिडेंस है कि भाई प्रेसिडेंट सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद ये रहेगा वो रहेगा, तो उस ऑर्डर में इसको काफ़ी हाई पोजीशन मिली है, ठीक। इसको इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ना 7th पोजीशन मिली है अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक, उन सबसे ऊपर रखा गया है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है ना कि स्पीकर किसी पार्टी का मेंबर ही नहीं होगा ताकि इम्पार्शियल रहे। देयर इज ए कन्वेंशन दैट स्पीकर हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। देखो मान लो कि कोई मेंबर जो है ना हाउस का अगर वो स्पीकर बन जाता है तो उसे ब्रिटेन में क्या करना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा। हालांकि ये जो है ना एक हेल्दी कन्वेंशन है बट इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर जो है उसे रिज़ाइन नहीं करना होगा अपनी मेंबरशिप जो है उसकी पार्टी से, ठीक है, अगर वो ऑफिस में इलेक्ट हो जाता है एज ए स्पीकर, ठीक। अब बात करते हैं डिप्टी स्पीकर की।
तो